हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास। मैं विभू मिश्रा। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का हिंदी मीडियम चैप्टर नंबर 16, जिसका नाम है आनुवंशिकता और परिवर्तन। बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार चैप्टर है। मैंने क्लास में इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो आज हम यहाँ पे इसके स्वाध्याय के सभी प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। बुक मेरे पास नहीं है, तो यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी मैंने डाउनलोड किया है बुक को। वहाँ से आपको प्रश्नों को दिखाकर मैं आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर का हल दिखाने वाली हूँ। आप उसको अपनी नोटबुक पर लिखकर एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए, लाइक कीजिए, शेयर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए इस वीडियो के बारे में। क्या है कि हम बहुत मेहनत से आपके लिए ये वीडियो बनाते हैं और आपका एक कमेंट या एक आपका लाइक और एक शेयर जो है हमारे लिए बहुत मैटर करता है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है। पहले हम ये जान लेते हैं कि वंशागति क्या होती है। इसकी परिभाषा देख लीजिए कि सजीवों के गुणधर्म एवं पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संक्रमित होने वाली प्रवृत्ति को वंशागति कहते हैं। मतलब कि मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है आपको, फिर भी देख लीजिए कि कोई भी गुणधर्म हो जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में संक्रमित होना, मतलब आगे बढ़ना, को क्या बोलते हैं, इसी को वंशागति कहते हैं। आनुवंशिकता क्या होता है, माता और पिता के शारीरिक अथवा मानसिक जो है लक्षण संतति में संक्रमित होने की प्रक्रिया को आनुवंशिकता कहते हैं। तो इस तरीके से ये दोनों परिभाषाएं आगे हो गई। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है। पहला प्रश्न दिया हुआ है कि कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर वाक्य को पूरा करना है। तो कोष्टक में क्या विकल्प है, तो कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है। पहला है कि एक सेकेंड, आपको आई थिंक पूरा दिख रहा हो, हाँ, कि आनुवंशिक लक्षण माता पिता से उनके संतति में संक्रमित होते हैं, डैश को आनुवंशिकता के कार्यकारी घटक कहते हैं। तो यहाँ पे जो विकल्प है उसमें एक जनुकी दिया हुआ है, ये लास्ट वाला जनुकी आप डालेंगे। यहाँ पर ये भी दिया हुआ है, यहाँ पर इसमें देख लीजिए पांचों प्रश्न आपको यहाँ पर दिख पाएंगे। मोबाइल में प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जनुकी, जनुक या जनुकी, जनुक लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद प्रजनन की, दूसरा है प्रजनन की डैश प्रक्रिया द्वारा जन्म लेने वाले सजीवों में सूक्ष्म भेद होता है। तो कौन सी प्रजनन की, तो यहाँ पे होगा लैंगिक प्रजनन। उस विकल्प में क्या दिया हुआ है, लैंगिक प्रजनन। तो वहाँ पर ये वाला लैंगिक प्रजनन वाला जो है, ये वाला यहाँ पर आप लिख लेंगे लैंगिक प्रजनन, ठीक है। उसके बाद तीसरा दिया हुआ है सजीवों के कोशिका केंद्रक में होने वाला आनुवंशिक गुणधर्म संक्रमित होने वाला घटक डैश होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणसूत्र, ये वाला जो विकल्प है यहाँ पर लिख लेंगे गुणसूत्र घटक है, गुणसूत्र, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि गुणसूत्र प्रमुख रूप से डैश का बना होता है। तो यहाँ पे एक आप विकल्प देख रहे हैं DNA, यहाँ पे क्या हो जाएगा, DNA का गुणसूत्र बना होता है। और आखिरी में है प्रजनन की डैश प्रक्रिया द्वारा जन्म होने वाले सजीवों में अधिक मात्रा में भेद होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगी, ये सॉरी अलैंगिक है, प्रजनन की अलैंगिक में सूक्ष्म भेद होता है, यहाँ पे होगा लैंगिक, लैंगिक प्रजनन, इसमें अधिक मात्रा में भेद होता है। तो दूसरे में अलैंगिक होगा और पांचवें में लैंगिक प्रजनन होगा, कंफ्यूज मत होइएगा। तो इस तरीके से हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है कि स्पष्टीकरण लिखिए। इस पे पहला प्रश्न, किसी एक संकर की सहायता से मेंडल की एक संकर संतति स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ स्क्रीन पर आपको दिख रहा है एक संकर संतति से यहाँ कुछ पॉइंट्स बने दिए गए हैं, ये संतति स्पष्ट करना है और उसके बाद आपको नीचे ये वाला डायग्राम बनाना है। तो पूरा वीडियो देख लीजिए, 1 बाय 1 मैं एक एक लाइन रीड कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, विपरीत लक्षणों वाले मटर के पौधों की एक ही जोड़ी का परस्पर संकरण कराया गया है, इस संकर को एक संकर कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, प्रथम जनक पीढ़ी P1 में लंबे तथा बौने पौधों का उपयोग संकर के लिए किया गया है। इसके संकरण से जो पौधे निर्मित हुए वे सब लंबे थे, इसलिए लंबे होने के लक्षण को मेंडल ने प्रभावी कहा। तीसरा है, पहली संतानीय पीढ़ी F1 के सभी पौधे प्रभावी लक्षण के कारण लंबे हुए, बौने लक्षण को अप्रभावी कहा गया क्योंकि F1 पीढ़ी में एक भी बौना पौधा नहीं मिला। चौथा पॉइंट है, F1 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे होते हुए भी उनमें पौधों के बौनेपन के लिए उत्तरदायी घटक भी थे। F1 पीढ़ी के पौधों की स्वरूप विधा लंबी होने पर भी उनके जनुकी विधा मिश्र रूप स्वरूप की होती है।
5वां पॉइंट है F1 पीढ़ी के 2 पौधों का संकर कराने पर ऐसा देखा गया कि उनकी संतति में 2 प्रकार के स्वरूप विधा थे, वे लंबे तथा बौने थे। इनके संकर से F2 पीढ़ी मिलती है। 6वां पॉइंट है F2 संतानी पीढ़ी में 3 प्रकार की जनु विधा दिखाई देती है, प्रभावी संयुग्मजनी, अप्रभावी समयुग्मजनी तथा विषम युग्मनजी। अब 7वां है मेंडल द्वारा किए गए प्रयोग के बाद प्राप्त आंकड़ों के अनुसार मटर के कुल 929 पौधों में से 705 पौधे लंबे जबकि 224 पौधे बौने थे। लास्ट पॉइंट है अर्थात F2 संतानी पीढ़ी के पौधों की स्वरूप विधा का अनुपात लगभग 3 लंबे 1 बौने, तो जनुकीय अनुपात 1Tt 2 कैपिटल T स्मॉल t और 1 स्मॉल tt है। तो इस तरीके से ये जनुक विधा हो जाती है और इस तरीके से ये डायग्राम आप बना लेंगे। यहाँ पर देखिए P1 पीढ़ी है जिसमें लंबा बौना कैपिटल T और जब युग्म करता है तो स्वरूप विधा कैपिटल T स्मॉल t बनता है। फिर जब दूसरी जनक पीढ़ी या P2 की बारी आती है तो F2 का स्वयं परागण होता है और लंबा कैपिटल T स्मॉल t का जब होता है तो इस तरीके से ये युग्मक बन के आते हैं। 3 यहाँ पे क्या बनेंगे, 3 लंबे और 1 बौने पौधे, 3 सब मध्य 1 का अनुपात बन के दिखता है। उसके बाद इसी में दूसरा प्रश्न है मेंडल के द्विसंकर संतति के एक लक्षण स्पष्ट कीजिए। तो ये भी आपको देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो मैं आपको इसमें भी जो पॉइंट्स है 5-6 वो देख लीजिए। इसके बाद इसके नीचे भी ये वाला आपको ड्रॉ करना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा, मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे आंसर देख लीजिए। मेंडल ने जब द्विसंकर संतति का प्रयोग किया तब उन्हें विपरीत लक्षणों की 2 जोड़ियों का समावेश किया। दूसरा पॉइंट है बीजों के रंग तथा प्रकार जैसे 2 लक्षणों का समावेश गोल पीले बीजों वाले पौधे मतलब कैपिटल RR कैपिटल Y का झुर्रीदार हरे बीजों वाले पौधे मतलब स्मॉल RR स्मॉल Y से संकर किया। गोलाकार पीले रंग वाले बीज प्रभावी लक्षण थे जबकि झुर्रीदार हरे रंग वाले बीज अप्रभावी लक्षण थे। तीसरा पॉइंट है जनक पीढ़ी मतलब P1, इसमें युग्मक बनते समय जनकों की जोड़ियां स्वतंत्र रूप से अलग होती हैं, अर्थात कैपिटल RR कैपिटल Y पौधों से RR और YY जैसे युग्मक नहीं बनते, तो केवल कैपिटल R कैपिटल Y प्रकार के युग्मक बनते हैं। उसी प्रकार स्मॉल RR स्मॉल Y पौधे से स्मॉल RY युग्मक बनते हैं। युग्मकों में जनुकों की प्रत्येक जोड़ी का प्रतिनिधित्व उसके एक घटक द्वारा किया जाता है। चौथा पॉइंट है द्विसंकर प्रयोग के F1 पीढ़ी के पौधों की द्विसंकरज कहते हैं क्योंकि इनमें वो 2 लक्षणों का समावेश होता है। द्विसंकरज F1 पीढ़ी के पौधे 4 प्रकार के युग्मज तैयार करते हैं, अर्थात कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल R कैपिटल Y स्मॉल R स्मॉल Y। F1 पीढ़ी के पौधों के स्वरूप से तब दूसरी संतानी पीढ़ी F2 तैयार होती है। इनके 4 प्रकार के पुयुग्मज तथा 4 प्रकार के स्त्री युग्मज संकरण से 16 विभिन्न जोड़ियां तैयार होती हैं जो कि निम्नलिखित हैं। यहाँ पर देखिए कैपिटल RR कैपिटल Y का जब स्मॉल RR स्मॉल Y से युग्मक होता है तो इसमें से एक कैपिटल R एक कैपिटल Y और इसमें से एक स्मॉल और स्मॉल Y मिल सामने आते हैं पहली पीढ़ी में, और एक कैपिटल R एक स्मॉल y और एक कैपिटल Y एक स्मॉल y जो है ये स्वरूप वाले मतलब इस प्रकार के गोल पीले मटर प्राप्त होते हैं। जब इनका स्व परागण होता है मतलब P2 जनरेशन में, तो यही जो कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y का फिर से कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y से होता है, तो यहाँ पर 4 स्वरूप वाले युग्मज प्राप्त होते हैं। ये क्या होते हैं अभी मैंने आपको दिखाया, ये स्क्रीन पर दिख रहा है, ये चारों होते हैं। तो इनका जब हम यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर, ये देखिए सेम कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल r स्मॉल y, ये आड़े खाना में और सीधे खाना में टेढ़े और सीधे लाइन में लिख देंगे तो इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी कि कैपिटल R ये भी कैपिटल R कैपिटल Y पहला ये बनेगा, फिर इसका इसके साथ होगा यानी कि कैपिटल R फिर कैपिटल Y फिर ये वाला स्मॉल y प्राप्त होगा, फिर इसका इसके साथ होगा युग्मज मतलब कि कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y सॉरी कैपिटल Y ये प्राप्त होगा, फिर इसका लास्ट वाले से होगा क्या बनेगा कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, इस तरीके से ये बनेगा। इसका क्रमशः ऐसे ही संक्रमण होता जाएगा और F2 संतति की अनुपात पीढ़ियों का अनुपात प्राप्त होगा। तो ये अनुपात क्या होगा ये देख लीजिए आप,
ये अनुपात 9 संबंधी 3 संबंधी 3 संबंधी 1 के अनुपात में मिलेगा, जिसमें 9 गोली पीली मटर होंगी, 3 झुर्रीदार होंगी, 3 गोल हरी होंगी और 1 झुर्रीदार हरी होगी। इसका जनुक विधा क्या हो जाए? अनुपात 1 संबंधी 1:1:2 इज रेशियो 2 इज रेशियो 2 इज रेशियो 4 इज रेशियो 2 इज रेशियो 2 इज रेशियो 1। इस तरीके से आप जो है इसको लिख पाएंगे। तो ये आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है, मेंडल के एक संकर और द्विसंकर संतति में अंतर के मुद्दों को स्पष्ट कीजिए। मतलब एक संकर और द्विसंकर में अंतर लिखना है। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है दो पॉइंट है। एक संकर संतति में विपरीत लक्षणों वाली एक ही जोड़ियों वाले सजीवों में संकरण होता है, जबकि द्विसंकर संतति में विपरीत लक्षणों वाली 2 जोड़ियों के सजीवों में संकर। एक जोड़ियाँ होती है इसलिए इसको एक संकर बोलते हैं, 2 जोड़ियाँ होती है इसको द्विसंकर बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, एक संकर संतति की दूसरी संतति F2 में सम लक्षणों का अनुपात 3 संबंधी 1 होता है, और द्विसंकर संतति में दूसरी संतानी पीढ़ी F2 में सम लक्षणों का अनुपात 9 संबंधी 3 संबंधी 3 संबंधी 1 होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तीसरे प्रश्न पर आते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या पूछा गया देख लीजिए, गुणसूत्र क्या है उसके प्रकार स्पष्ट कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुणसूत्र क्या है और उसके प्रकार को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये प्रश्न है, गुणसूत्र क्या है। तो गुणसूत्र कोशिकाओं के केंद्रक में विशिष्ट तथा निश्चित संख्या में पाए जाने वाले घटक हैं। गुणसूत्र केवल कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देते हैं। गुणसूत्र का ये चित्र है, आपके बुक में भी है ये जो है, जिसमें ये डायग्राम गुणसूत्र भुजा है, पी भुजा है, गुणसूत्र बिंदु है, क्यू भुजा है, डीएनए यहाँ पर लिखा दिखाई देती है, धागे जैसी संरचना। ये प्रकार है, 4 प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, मध्य केंद्रीय, उप मध्य केंद्रीय, अग्र केंद्रीय और अंत्य केंद्रीय। तो प्रत्येक गुणसूत्र डीएनए आरएनए के ऐसे केंद्र कालमों से और प्रोटीनों से बनते हैं। तीसरा पॉइंट है, डीएनए के खंड पर न्यूक्लियोटाइड की रचना के अनुसार जनुक बनते हैं। जनुक यानी जीन्स। इस जनुकों का वहन गुणसूत्र ही करते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र पर एक प्राथमिक संकीर्ण तथा गुणसूत्र बिंदु होता है। इस कारण गुणसूत्रों को 2 भाग, प्रत्येक भाग को गुणसूत्र भुजा कहते हैं। 5वां पॉइंट है, गुणसूत्र के प्रकार नीचे दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए चारों प्रकार हैं, मध्य केंद्रीय, उपमध्य केंद्रीय, अग्र केंद्रीय और अंत्य केंद्रीय। गुणसूत्र मध्य में होता है। देखिए मध्य केंद्रीय में गुणसूत्र कहाँ है, एकदम मध्य में होता है। गुणसूत्र भुजा इन दोनों के क्या होते हैं, समान होते हैं और अंग्रेजी के वी अक्षर जैसा देखिए दिखाई देता है। उसके बाद उपमध्य के गुणसूत्र मध्य के नज़दीक होता है। गुणसूत्र देखिए यहाँ पे मध्य के नज़दीक होता है। उसके बाद गुणसूत्र की एक भुजा दूसरी भुजा से थोड़ी छोटी होती है और अंग्रेजी के एल अक्षर जैसा दिखाई देता है, देख लीजिए। उसके बाद गुणसूत्र बिंदु सिर के पास होते हैं। एक गुणसूत्र भुजा बहुत लंबा तो दूसरा क्या होता है, देखो सिर के पास होती है, और दूसरा बहुत ही छोटा भुजा होती है, ये अंग्रेजी के जे अक्षर जैसा देखिए दिखाई देता है। उसके बाद लास्ट है अंत केंद्रीय गुणसूत्र बिंदु एक कदम सिरे पर, एकदम सिरे पर होते हैं, एक ही गुणसूत्र होते हैं और आई जैसा दिखाई देता है। यहाँ पर देखिए एकदम एक सिरे पर होते हैं और आई जैसा दिखाई देता है। इस तरीके से इसका आंसर करके आप इसके डायग्राम्स को बना लेंगे और इसका प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि आपको याद करने में आसानी हो। उसके बाद अगला प्रश्न क्या दिया है कि डीएनए अणु की रचना स्पष्ट कीजिए। अब हमें क्या करना है, डीएनए अणु की रचना, यहाँ पे ये भी प्रश्न देख लीजिए, ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा डीएनए अणु की रचना स्पष्ट करने में। ये वाला आपके बुक में दिया हुआ है, स्पष्ट साफ आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं। यहाँ पे इसकी रचना के बारे में वाटसन तथा क्रिक नामक 2 वैज्ञानिकों द्वारा सन 1953 में तैयार किए गए डीएनए अणु के प्रतिकृति के अनुसार डीएनए की रचना थी। डीएनए अणु 2 सर्पिल तथा समांतर न्यूक्लियोटाइड्स धागों के बने होते हैं। ये धागे एक दूसरे के साथ लपेटे हुए होते हैं, इस कारण द्विसर्पिल रचना मतलब डबल हेलिक्स तैयार होती है। तीसरा है, न्यूक्लियोटाइड्स की रचना में शर्करा के एक अणु को नाइट्रोजन युक्त पदार्थ का अणु तथा फास्फोरिक अम्ल का एक अणु जुड़ा, एक अणु क्या होता है, जुड़ा होता है। इस प्रकार न्यूक्लियोटाइड्स में 3 पदार्थ होते हैं, फास्फोरिक अम्ल, डीऑक्सीराइबोज शर्करा तथा नाइट्रोजन युक्त पदार्थ। चौथा पॉइंट है, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, वे अर्थात प्यूरिन तथा पिरिमिडीज। इसमें से एडेनिन तथा ग्वानिन, ये 2 पदार्थ प्यूरिन प्रकार के हैं। 2 पिरिमिडीन समूह के साइटोसिन तथा थायमिन में 2 पदार्थ होते हैं। 5वां है, एक प्यूरिन तथा एक पिरिमिडीन हाइड्रोजन बंध से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। एडेनिन तथा थायमिन 2 हाइड्रोजन बंध से, तो ग्वानिन और साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बंध से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। 6वां, इन हाइड्रोजन बंध के कारण सीढ़ी के पायदान की तरह डीएनए की सर्पिल संरचना दिखाई, सर्पिल अणु के दोनों धागे जुड़े हुए रहते हैं, हमेशा एडेनिन की थायमिन के साथ और ग्वानिन की साइटोसिन के साथ। एडेनिन की थायमिन के साथ
और ग्वानिन की साइटोसिन के साथ जोड़ी होती है। तो इस तरीके से ये हम दिखा सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न पर आती है डीएनए फिंगरप्रिंट के बारे में हमें बताना है, किस प्रकार उपयोग हो सकता है, इस विषय में अपने विचार स्पष्ट कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अति आधुनिक तकनीक है। इसकी सहायता से किसी व्यक्ति के डीएनए के प्रारूप का क्रम ढूंढा जाता है। दूसरा पॉइंट है, इस तकनीक का उपयोग अपराधियों की पहचान करने के लिए किया जाता है। किसी लावारिस मृत व्यक्ति की अचूक पहचान के लिए भी इस तकनीकी का उपयोग किया जाता है। चौथा है, पालकत्व सिद्ध करने के लिए माता पिता तथा बालक के डीएनए के प्रारूप जुड़े सुनियमित होने चाहिए। जब ऐसा भ्रम होता है तब अपना वंश पहचानने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग किया जाता है। पांचवा है, उत्खनन में जीर्ण अवशेष मिले पर उसका भी अध्ययन इस तकनीकी से किया जाता है। तो ये सिंपल सा आंसर है, आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद दिया है आरएनए की रचना और कार्य प्रकार को स्पष्ट कीजिए। तो आरएनए के बारे में भी देख लेते हैं। का रचना और आरएनए डीएनए की तरह ही कोशिका का न्यूक्लिक अम्ल है, परंतु उसमें न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ एक धागा होता है। दूसरा, आरएनए के महाअणु के घटक निम्नानुसार होते हैं। इनका न्यूक्लियोटाइड राइबोज शर्करा, फास्फेट के अणु तथा नाइट्रोजनिक पदार्थ इन पदार्थों से बना हुआ होता है। तीसरा है, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन तथा यूरासिल, ये 4 नाइट्रोजनिक पदार्थ आरएनए में होते हैं। इसमें ग्वानिन तथा एडेनिन से ये प्यूरिन है, तो साइटोसिन तथा यूरासिल पिरिमिडीन्स हैं। उनके कार्य प्रणाली के अनुसार इनके 3 प्रकार के आरएनए केंद्रक, कोशिका द्रव दोनों जगहों पर पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए ये 3 प्रकार के आरएनए होते हैं। मैसेंजर आरएनए होता है, फिर होता है राइजोजोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए, ये तीनों का जो है आप डायग्राम देख पा रहे हैं। मैसेंजर आरएनए डीएनए के अणुखंड पर प्रोटीनों की निर्मित संबंधित संदेश कोशिका द्रव के राइजोम तक पहुंचाती है। मतलब मैसेंजर आरएनए डीएनए से संबंधित जो निर्मित होते हैं वो संदेश राइबोसोम तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, इसलिए इसको मैसेंजर बोलते हैं। ये प्रोटीनों की निर्मित करने वाले राइबोसोम तक संदेश ले जाने का कार्य करते हैं, इसलिए इसे दूध अणु भी कहते हैं। उसके बाद राइबोसोमल आरएनए है। राइबोसोमल आरएनए डीएनए अणु राइबोसोम कोशिकांग घटक होता है। राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता रहता है। आगे दिया ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए के बारे में क्या है कि ट्रांसफर आरएनए ए कोशिका द्रव्य में होने के कारण या आरएनए से मिलने वाले संदेशों के अनुसार अमीनो अम्लों को चुनकर राइबोसोम लाने तथा आरएनए का अणु है। तो इस तरीके से ये प्रश्न का उत्तर आप लिख लेंगे। सिंपल सा आंसर है, डायग्राम जरूर बनाइएगा, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। अगला प्रश्न दिया है कि वधू और वर दोनों के विवाह के पूर्व रक्त की जांच करनी क्यों आवश्यक है। मतलब कि कन्या और वर का शादी विवाह से पूर्व रक्त की जांच करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कई लोग विविध जनु की बीमारी मतलब आनुवंशिक बीमारियों के वाहक होते हैं। मतलब बीमारियां दिखती तो नहीं लेकिन अंदर उनके शरीर में रहती हैं अप्रभावी रूप से। तो यदि माता और पिता दोनों ही भी वाहक होते हैं तो संतान में ये बीमारी या रोग के शिकार बनती है। जैसे बीमारियों के नाम है दात्र कोशिका, रक्त अल्पता, थैलेसीमिया, विविध लक्षण विकार है। ऐसे लाइलाज बीमारी जो कभी न ठीक होने वाली बीमारी होती है। रोग तथा विकृति अपनी संतान को होगी या नहीं इस संभावना पहले से ज्ञात होती है, तो भविष्य में होने वाली कठिनाइयों से बचा जा सकता है। इसके अलावा है जैसे एड्स जैसे रोग दूर रहना हो तो अपनी भावी जोड़ीदार के रक्त की जांच करने का आग्रह करना चाहिए। रक्त समूह के कारण होने वाली एक समस्या अर्थात एरिथ्रोप्लास्टोसिन फिटलिस रोग, माता RH नेगेटिव और पिता RH पॉजिटिव होने पर भी संतान में एक बहुत जटिल समस्या निर्मित होती है। इसलिए जो है वधू और कन्या का यानी कन्या और वर का दोनों का जो है रक्त जांच कर लेना चाहिए। कुंडली न मिलाकर रक्त की जांच ही ज़्यादा बेहतर समझी जाती है। इसके बाद है डाउन सिंड्रोम या मंगोलिकता। ये क्या है बीमारी? उसके बाद एक जनुकीय विकार और सिकल सेल एनीमिया, इनके लक्षण और उपाय हैं। तीनों प्रश्नों के एक बैक टू बैक हम देख लेते हैं। देखिए डाउन सिंड्रोम के बारे में यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। डाउन सिंड्रोम या मंगोलिकता क्या है? ये गुणसूत्रों की अपसामान्य के कारण होने वाला डाउन सिंड्रोम या मंगोलिकता एक विकृति है। ये मानव के संदर्भ में सर्वप्रथम खोजी गई तथा वर्णन की गई पहली गुणसूत्री विकृति मतलब बीमारी। इसमें गुणसूत्र प्रारूप में 47 गुणसूत्र दिखते हैं। इस विकृति में ट्राइसोमी ऑफ 21 मतलब एकाधिक गुणसूत्र, मतलब हम लोगों में कितने होते हैं 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन इसमें एक गुणसूत्र ज़्यादा होता है, इसलिए ये बीमारी होती है। कहा जाता है क्योंकि इस विकृति में अर्भक के शरीर की सभी कोशिकाओं में 21 गुणसूत्र की जोड़ी के साथ एक अधिक 21वां गुणसूत्र होता है। इसी के कारण ऐसे अभ्रक की कोशिकाओं में 46 की जगह 47 गुणसूत्र दिखते हैं। ऐसे बालकों की मानसिक वृद्धि कम होने के कारण मतिमंद होते हैं। कम ऊंचाई, फैली हुई गर्दन, चपटी नाक, छोटी उंगलियां तथा एक ही आड़ी हस्तरेखा
सिर पर विरल बाल जैसे लक्षण भी दिखते हैं। इनकी अपेक्षित आयु सीमा 16 से 20 वर्ष होती है, अर्थात ये अल्पायु होते हैं। चेहरे का आकार मंगोलियन व्यक्तियों की तरह होने के कारण इस लक्षण को पहले मंगोलिकता कहते थे, परंतु अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका संबोधन ऐसे नहीं किया जाता है। उसके बाद क्या दिया है, एक जनु की विकृति दिया है। तो एक जनु की विकृति का भी देखिए यहाँ पर आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो कुछ कारणों से निर्दोष जनों में उत्परिवर्तन होते हैं। कोशिका के डीएनए खंड में हुए परिवर्तन के कारण सदोष जनक तैयार होते हैं। इस कारण जो रोग उत्पन्न होते हैं उन्हें एक जनु की बीमारी कहते हैं। लगभग 4000 से भी अधिक मानव विकार निर्दोष जनों के उत्परिवर्तन के कारण होते हैं। सदोष जनकों के कारण शरीर में उन जनकों द्वारा प्रोटीनों अथवा विकार जैसे उत्पादित नहीं बनते तथा अल्प मात्रा में बनते हैं। चौथा है, उनके कारण से बिक्री में उपापचय बिगड़ जाता है। ऐसे जन्मजात विकार कम उम्र में जानलेवा हो सकते हैं, जैसे उदाहरण में हचिनसंस रोग, टे-सैक्स रोग, गैलेक्टोसेमिया, फेनिल कीटोन दात्र कोशिका मतलब रक्त अल्पता, सिकल सेल एनीमिया जिसे कहते हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस, पुटी तंतुमयता, रंजकहीनता, हीमोफीलिया और रतौंधी, ये बीमारी आती हैं। उसके बाद है सिकल सेल एनीमिया के बारे में। तो इसके लक्षण और उपाय दोनों दिखाने हैं आपको, तो इसका भी आंसर देख लीजिए। पहले लक्षण है, उसके बाद उपाय है। इसमें लक्षण क्या, हाथ पैर का सूजना, जोड़ों में दर्द होना, असहनीय वेदना, सर्दी तथा खांसी बार बार होना, शरीर में थोड़े ज्वर का होना, जल्दी थकान होना, चेहरा निस्तेज दिखना और हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होना, ये सिकल सेल एनीमिया के लक्षण है। इसके उपाय हैं कि सिकल सेल एनीमिया का रोग केवल प्रजनोत्पादन के ही माध्यम से फैलता है, इसलिए विवाह पूर्व अथवा विवाह के बाद कन्या तथा वर दोनों रक्त की जांच करवानी चाहिए। सिकल सेल एनीमिया का प्रसार रोकने के लिए वाहक अथवा पीड़ित व्यक्ति को दूसरे वाहक अथवा पीड़ित व्यक्ति से विवाह नहीं करनी चाहिए, अथवा विवाह करने पर भी उनके संतान नहीं होनी चाहिए। अपने शरीर के हीमोग्लोबिन की मात्रा व्यवस्थित रखने के लिए सिकल सेल पीड़ित व्यक्ति को प्रतिदिन फॉलिक एसिड की गोली खानी चाहिए। तो इस तरीके से ये प्रश्न हो जाता है। उसके बाद हमारा जो यहाँ पर दिया है, समूह अ का समूह ब से मिलान करना है। तो आपको दिख रहा है क्या है, इसमें 3 ग्रुप दिए हैं। अक्सर आप 2 ही ग्रुप वाला देखते हैं, लेकिन इसमें क्या है, 3 कॉलम है, अ ब और स। तो अ ब स का हम मिलान देख लेते हैं कैसे दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5वें का आंसर है, देखिए ये है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जो अब यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम है और आंसर है, दोनों आपको स्क्रीन पर मैं दिखा देती हूँ। जैसे कि लेबर आनुवंशिकता तंत्र, इसमें इसका जो ये है 44 प्लस XXY, यहाँ पर आंसर आप देख लीजिए। क्वेश्चन तो बुक में रहेगा ही आपके, तो यहाँ पे आंसर कर लेंगे। दिया है लेबर की आनुवंशिकता तंत्र विकृति के सामने हो जाएगा तंतु कणिका विकृति, और भ्रूण विकसित होते समय विकृति निर्माण होती है, क में लिख लेंगे। मधुमेह में ब में होगा बहुघट की विकृति, और क में होगा रक्त में ग्लूकोज की मात्रा पर प्रभाव। रंजकहीनता के सामने एक जनु की विकृति हो जाएगा, और क में लिखेंगे निस्तेज त्वचा सफ़ेद बाल। टर्नर सिंड्रोम में 44 प्लस X ब में हो जाएगा, और स्त्रियां प्रजनन क्षम नहीं होती हैं, क में लिख लेंगे। और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम 44 प्लस XXY पुरुष, इसमें क्या होता है, ब में लिख लेंगे पुरुष जनन क्षम नहीं होते हैं, प्रजनन क्षम नहीं होते। इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद सहसंबंध लिखना है। सहसंबंध देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें क्या दिया हुआ है, 3 प्रश्न है, तीनों दिया है। 44 प्लस X टर्नर सिंड्रोम, 44 प्लस XXY, ये कौन सा सिंड्रोम होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लाइनफेल्टर। क्या हो जाएगा, ये वाला आप लिख लेंगे, पहले वाले में क्लाइनफेल्टर, ठीक है। उसके बाद दूसरा वाला दिया हुआ है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, पूरा लिखेंगे। फिर 3 संबंधी एक संकर होता है, तो 9 × 3 × 3 × 1, ये क्या होगा, द्विसंकर होगा, ठीक है, इसमें लिख लेंगे द्विसंकर। और तीसरा दिया है स्त्रियां टर्नर सिंड्रोम, तो पुरुष में कौन सा होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्या हो जाएगा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, मतलब पहले और तीसरे का आंसर सेम रहेगा, दूसरे में द्विसंकर रहेगा। उसके बाद आखिरी प्रश्न है, आनुवंशिक विकार की जानकारी का पर आधार पर तालिका हमें तैयार करनी है। तो आनुवंशिकता बीमारी की जानकारी के आधार पर ये वाली तालिका आप बना लेंगे, आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन बुक में देख लीजिए किस तरीके से दिया गया है। यहाँ पर दिया है, ये आनुवंशिकता विकार पर तालिका तैयार करनी है। 4 कॉलम दिए हुए हैं, सबका है। जैसे आनुवंशिकता विकार को 4 भागों में दिया है, गुणसूत्र विकार, एक जनुकीय विकार, तंतु कणिकीय विकार और बहुघटकीय विकार। तो एक जनुकीय विकार
दो भागों में बटा है, रंजकहीनता और दात्र कोशिका विकार। गुणसूत्र विकार भी दो भागों में बटा है, रचना में विकार और संख्या में विकार। संख्या में विकार फिर से दो भागों में बट गया है, संख्या में अधिकता और संख्या में कमी। उसके बाद ये संख्या में अधिकता फिर से दो भागों में बट गया, अलिंगी गुणसूत्र में अधिकता और लिंग गुणसूत्र में अधिकता। अलिंगी में डाउन संलक्षण होता है और लिंग में क्लाइंटफिल्टर संरक्षण। इस तरीके से ये पूरा जो है प्रश्न हो गया। पूरा वीडियो जरूर देखिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ।